हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम आपके लिए एक विशेष मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का विस्तृत एवं संक्षिप्त रूप से दोनों तरीकों से मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वह मध्य प्रदेश पीएससी प्री, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश पुलिस है। तो तीनों तरीकों से हम एमपी जीके को जीरो से टॉप लेवल लेकर चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आज मध्य प्रदेश का अध्ययन करने वाले हैं। और आज का हमारा जो प्रमुख पार्ट है वह जनरल इंट्रोडक्शन रखा गया है, मध्य प्रदेश एक परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम इस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक डिटेल्स जो पहले से हमें पता होती है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक पॉइंट देखा है कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वह छठी शताब्दी में अवंती महाजनपद का हिस्सा था, भाग था, और जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। वर्तमान में हम उसे उज्जैन बोलते हैं। विक्रमादित्य की नगरी, मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी हम उज्जैन को कहते हैं। इसके बाद यदि अगले पॉइंट पर डिस्कस किया जाए तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, एक स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध राज्य है, जिसकी सीमा ना तो किसी अन्य देशों से लगती है और ना ही समुद्र को स्पर्श करती है। तो यहां एक शब्द आया है लैंड लॉक्ड। इसका अर्थात, इसका जो मतलब है वह होता है ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करना चाहिए और ना ही समुद्र को टच करना चाहिए। तो अब बात करें ऐसे भारत में और कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, तो इसके अलावा भारत में 4 राज्य हैं, या टोटल बोले तो 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश एक स्थलरुद्ध देश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी स्थलरुद्ध देश है, और तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड मध्य प्रदेश के अलावा 4 ऐसे और राज्य हैं। यदि पूछा जाए भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो टोटल 5 राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, फुली लैंड लॉक्ड हैं। इसके बाद हम देखें तो यहां उपनाम दिए गए हैं जिन्हें हमने कई प्रकार से मध्य प्रदेश को पुकारा है, या फिर उस संप्रदाय के प्रति, या जैसे टाइगर स्टेट बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर का घनत्व है सबसे ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। और फिर से कुछ सालों पहले ही मध्य प्रदेश टाइगर की काउंटिंग में नंबर 1 बन चुका है, और करंट डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या 625 हो गई है। और साथ ही टाइगर या वन्य जीव प्राणी के जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो यहां याद रखना है कि बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश फिर से अव्वल हो चुका है 2018 के डेटा के हिसाब से। तो उपनामों में यदि चर्चा करें तो इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद सोया स्टेट, पूरे भारत का यदि 80% सोया, पूरे भारत का यदि हम मान के चलें कि 100% सोयाबीन पूरे भारत में होता है, तो 100% का 80% सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य उत्पादित करता है। और विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण इसे मध्य प्रदेश या इसे नदियों का मायका कहा जाता है। और इसके अलावा अन्य राज्य है, अन्य इसके उपनाम है हृदय प्रदेश, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश कहते हैं। और यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद लघु भारत, भारत देश की समानताओं के कारण मध्य प्रदेश राज्य को लघु भारत भी कहा जाता है। और प्राचीन मामले में जब इसका गठन पुनर्गठन नहीं हुआ था तो इसे मध्य प्रांत के नाम से, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहां पर भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में अध्ययन करना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल में कौन सा उसका स्थान है। इसके बाद हमें वहां पर उसकी भौगोलिक दृष्टि देखनी है कि इसका पूर्वी देशांतर विस्तार कैसा है, अक्षांशीय विस्तार कैसा है। तो अगले पॉइंट में जो जेल प्रहरी में पूछा गया था और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बुक्स में यह डेटा उपलब्ध नहीं है, पूछा गया था जेल प्रहरी में हाल ही में कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई बताइए। और अगली शिफ्ट में आया था कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई बताइए। तो हम बात करें जब भारत में मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के 8 जिले अलग नहीं हुए थे, तब इसकी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई थी
996 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करें तो 1127 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। आपको याद रखना है, यह डेटा मिलता नहीं है बुक्स में, आपको यहां याद करके रख लेना है कि उत्तर से दक्षिण, यदि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो प्रारंभ में इसकी जो चौड़ाई थी कितनी थी, 996 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम उत्तर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की यदि बात करें तो कुल लंबाई थी 1127 किलोमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आगे जाकर जनरल इंट्रोडक्शन में देखना है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो लगभग दो राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। जैसे हमने यहां पर मैप क्रिएट किया है तो यहां आप देख सकते हैं बालाघाट ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सीमा को टच करता है। इसके बाद हमें जैसे देखना है यहां पर सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। हम यहां देखें मुरैना और शिवपुरी जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा को टच करते हैं। इसके बाद यहां पर झाबुआ गुजरात और महाराष्ट्र, झाबुआ गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करता है और झाबुआ के नीचे अलीराजपुर जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। तो यहां पर हम देखेंगे ऐसे जिलों के बारे में जो दो राज्यों की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करें वर्तमान में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें, वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था, महाराष्ट्र के 8 जिले अलग हो गए थे, तो उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 605 किलोमीटर थी और पूरब से पश्चिम की बात करें तो जो लंबाई थी वह 870 किलोमीटर थी। आपको याद रख लेना है, अविभाजित मध्य प्रदेश का डेटा अलग और वर्तमान स्थिति का डेटा अलग याद रखना है। इसके बाद जो प्रदेश की सीमा डिसाइड होती है वह नदियों के द्वारा या फिर पर्वत श्रेणियों के द्वारा डिसाइड होती है। तो प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी, अर्थात चंबल नदी मुरैना भिंड यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वह चंबल नदी बनाती है। उसके बाद दक्षिण में ताप्ती नदी इसकी दक्षिणी सीमा क्रिएट करती है और पूरब में मैकाल पर्वत श्रेणी तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है वह डिसाइड होती है। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र बिंदु जो पूछे ही जाते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं, आप यही क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यदि हम बात करें पृथ्वी के केंद्र बिंदु की तो यह आंसर होगा इसका उज्जैन, मंगलनाथ उज्जैन, ठीक है। एक बार आपको क्लियर कर लेना है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन आपको होगा। यदि हम बात करें पृथ्वी के केंद्र बिंदु की तो मंगलनाथ उज्जैन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि हम बात करें अखंड भारत के केंद्र बिंदु की, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल और बैतूल में कहां पर, वरसाली, ठीक है, वरसाली बैतूल अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। यदि हम बात करें अविभाजित भारत के केंद्र बिंदु की तो कटनी में करौंदी इसका केंद्र बिंदु है अविभाजित मध्य प्रदेश का। और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु आप जानते होंगे विदिशा को कहा जाता है वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। और यदि हम पूछे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु होगा सागर, ठीक है। तो इतने आपको जो कुछ फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट हैं, आपको याद कर लेने हैं क्योंकि पीएससी जो प्री होता है वो अलग से प्रश्न नहीं पूछता है, यहीं से घुमा फिराकर प्रश्न पूछ लेता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यदि बात करें पृथ्वी का केंद्र बिंदु तो मंगलनाथ उज्जैन, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी, और इसके बाद दो प्रश्न जो याद रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन भी हो सकता है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु तो विदिशा और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु तो सागर। यदि अब हम इसकी अक्षांशीय और देशांतर स्थिति को देखें तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। और आपको यहां पर इसके क्षेत्रफल की जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। तो यहां पर क्षेत्रफल की जानकारी आपको दी गई है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हमें जब बुक्स देखते हैं तो आपको कहीं देखने को मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। जो अमरकंटक घाटी है वहां पर विवाद हो रहा है, अमरकंटक किरार घाटी। इस विवाद के कारण कहीं कहीं आपको इसका क्षेत्रफल
3,08,245 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन अपडेटेड डेटा देखें तो इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और जो देश के 3 बड़े राज्य हैं, भारत के 3 बड़े राज्यों को यदि एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का, और वह कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो हमने यहां देखा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान है देश में। और बात करें कि मध्य प्रदेश को कौन कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं, उनकी दिशा क्या है, तो हम यदि देखें उत्तर में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और यहां पर देखें पश्चिम में तो पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में देखें तो राजस्थान। ठीक है, याद कर लेना है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में हमें देखने को मिलेगा गुजरात सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पूरब दक्षिण में आपको देखने को मिले छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके बाद हमें डिटेल से देखना ही है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं 2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति लिखी हुई है और दक्षिणतम उत्तरतम बिंदु दिए गए हैं। तो यहां बात करें मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार के बारे में तो उत्तरी अक्षांश का 21 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होता है और यह 26 डिग्री 30 मिनट तक है। यदि अक्षांश के बारे में स्थिति देखें तो इसकी स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बुरहानपुर, अर्थात दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उत्तरतम बिंदु की बात करें तो मुरैना, सबसे उत्तर में सबसे ऊपर कौन है? मुरैना आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें पूर्वी देशांतर की, इसके देशांतर विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक, और बात करें पश्चिमी बिंदु की तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी बिंदु है अलीराजपुर और पूर्वी बिंदु की बात करें तो सिंगरौली। और सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है जिससे IMT भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है और वह कितनी होती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और मध्य प्रदेश की सेंटर से क्या गुजरती है? कर्क रेखा, और कर्क रेखा को क्या कहा जाता है? 23 डिग्री हाफ मिनट। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और कुछ अन्य फैक्ट्स जो बचे हुए हैं वह हम देखते हैं। के बाद हमें कर्क रेखा के बारे में देखना है, वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जिसे हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। याद रखना है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है जो प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और इन जिलों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है कि रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, उसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, और आप देखेंगे कि विदिशा के आगे रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, यह 14 जिले कर्क रेखा पर स्थित हैं। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और याद रखना है, कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसके बाद हमें देखना है भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, IMT। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा अथवा इसे हम भारत की मध्याह्न रेखा या ठीक बीच की रेखा भी कहते हैं। तो भारत की मध्याह्न रेखा अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो याद रखना है, कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश में केवल एक जिले वह सिंगरौली है, सिंगरौली से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा को हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, जो पूर्वी छोर है और जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी छोर है, यहां पर समय के बीच में लगभग 34 मिनट का अंतर है। और इसी अंतर के कारण
सिंगरौली जो कि सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। तो अंतर होने के कारण सिंगरौली में अलीराजपुर से लगभग आधा घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। तो जो अंतर है समय के बीच में 34 मिनट का, उसी के कारण सिंगरौली में लगभग आधा घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है अलीराजपुर की अपेक्षा। इसके बाद यहां पर एक टॉपिक आता है अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले या अंतर्वर्ती जिले, तो इन्हें हम बोलते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो याद रखना है, इनकी संख्या पूछी गई थी कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो अंतर्वर्ती जिले से आशय मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों से है जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। याद रखना है, अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, और इन जिलों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और यह 18 जिले कौन से हैं? तो यहां पे लिखा है ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर और विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, मंडला। आप 3-3 के पेयर में भी याद कर सकते हैं। उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी और उमरिया। यह 18 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं, अर्थात अन्य राज्यों से अपनी सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की यदि बात करें, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है जब यहां पर मैप बना हुआ था, कि सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अर्थात यह 2 राज्यों को स्पर्श करता है, सिंगरौली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद झाबुआ की यदि बात करें तो यह राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है या 2 राज्यों को स्पर्श करता है। बालाघाट की बात करें, आपने देखा था, ठीक है, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, 2 राज्यों को स्पर्श करता है बालाघाट। अलीराजपुर भी महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, अलीराजपुर के ऊपर झाबुआ था जो आपने देखा राजस्थान और गुजरात की सीमा बना रहा था, उन दोनों को टच कर रहा था। और उसके नीचे अलीराजपुर जो गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों को स्पर्श करता है। और इसके बाद में सबसे अंतिम पॉइंट है मुरैना और शिवपुरी, यह भी 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस प्रकार हमने एक मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह और उन प्रतीक चिन्हों को कब लागू किया गया है, और जैसे राजकीय गान, राष्ट्रगान, राजकीय गान होते हैं, राजकीय गीत होते हैं, तो इनकी रचनाकार कौन है, यह सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको हम कल पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।